लिखेंगे पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो पॉइजन्स रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना, it is ratio of lateral strain and longitudinal strain. It is ratio of lateral strain and longitudinal strain. That is mu is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. तो जैसे ये एक रॉड था जिसका लेंथ हमने चेंज करा एल से डेल्टा एल तक, और डायमीटर जो है वो है डी माइनस डेल्टा डी। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। यहाँ जो लैटरल स्ट्रेन होगा म्यू, अगर कैलकुलेट करोगे तो लैटरल स्ट्रेन होगा माइनस डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल। लैटरल स्ट्रेन ये होता है, डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और इन दोनों का रेशियो पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। देखना, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ranges from 0 to 0.5. Value of Poisson's ratio ranges from 0 to 0.5. That is mu की जो वैल्यू होगा वो 0 और 0.5 के बीच में होगा। फॉर मेटल्स, अगर मेटल है तो मेटल के लिए जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, तो मेटल्स के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो 1.3 से 1.4 या 1.4 से 1.3 ऐसा लिखा, इसके बीच में होता है। तो अगर लैटरल स्ट्रेन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो वहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हो, या फिर लॉन्गिट्यूडनल दिया है, म्यू दिया है, तो वहां से लैटरल कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सारा चीज जो है वो पॉइजन ने पहले ऑब्जर्व करा था कि अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर डिक्रीज होगा, डायमीटर डिक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो इसलिए इस रेशियो को हम पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी stored in
a stressed wire. Elastic potential energy stored in a stressed wire. जैसे एक वायर है, सीलिंग से हैंग करके उसको रखे हैं और इस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं F. एक वायर था जिसको सीलिंग से हैंग करा गया है और उसको फोर्स F लगा करके नीचे से खींच रहे हैं. तो ऐसे केस में इस फोर्स के चलते इसका कुछ लेंथ चेंज होगा, और लेंथ चेंज होगा जैसे स्प्रिंग में होता था कि अगर स्प्रिंग है इधर फिक्स करके रख रहे हैं और इधर से खींच रहे हैं, ठीक है ना. ये स्प्रिंग था, अगर इसको खींच रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता था, एनर्जी स्टोर होता था, ठीक है ना. तो जो भी वायर है या रॉड है वो क्या करता है, थोड़ा सा बिहेव करता है स्प्रिंग की तरह. स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होता है वो दिखता है, और जो वायर में या रॉड में जो एलोंगेशन होता है वो होता जरूर है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था कि जो भी एनर्जी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ kx². स्प्रिंग के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ kx के बराबर होता है. तो सिमिलरली, और जहां x क्या था, एलोंगेशन था फ्रॉम मीन पोजीशन, सिमिलर तरीके से इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि इसका लेंथ हम लोग चेंज कर रहे हैं फोर्स लगा करके. तो उसके चलते हमें कितना एनर्जी आएगा इसमें वो देखना. तो देखो, जैसे हमने फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया तो लेंथ चेंज होगा, ठीक है. तो जनरली जो भी एनर्जी स्टोर होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी is equal to work done on the wire. वायर पे कितने का वर्क डन हुआ, ठीक है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, जो वर्क हमने वायर पे करा. और वायर पे वर्क हो कैसे रहा है, फोर्स लगा करके हम इसको खींच रहे हैं, यानी एक तरीके से फोर्स जब लगाया तो डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको. फोर्स लगा के करके क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. जैसे ये एंड मान लो पहले यहाँ पे था तो इसको खींच के ला दिए यहाँ पे, नीचे आ गया, तो इतने का डिस्प्लेसमेंट हुआ. और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वर्क देता है. ठीक है, तो लिखना वर्क डन ऑन द वायर, वर्क डन ऑन द वायर, वर्क डन ऑन द वायर, वर्क डन ऑन द वायर is equal to, work done on wire is equal to work done by the force, work done by the force, work done by the force in changing, in changing length of the wire, in changing length of the wire, in changing length of the wire. ठीक है. तो अगर वर्क डन बाई फोर्स निकालोगे, वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dl. क्योंकि जो हम इसमें चेंज देते हैं ना वो x के अबाउट नहीं देख रहे हैं, लेंथ के अलोंग देख रहे हैं, इसलिए dl लिख रहे हैं. आ रही बात समझ में. जैसे जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स. तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो एक्स लिख रहे हैं. ये जो वायर है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, लेंथ के अलोंग हो रहा है, इसलिए dx ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, dl लिख रहे हैं. अब एक चीज ध्यान दो, जिधर फोर्स है ना उधर ही dl है, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही लेंथ इंक्रीज हो रहा है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एल. क्लियर है.
तुम्हें पता है एंड जो सिग्मा होता है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? y इंटू अपसाइलन। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? y इंटू एप्साइलन। और सिग्मा को क्या लिख सकते हो? फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। तो F बाई ए, अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका यंग मॉडुलस y है, तो सिग्मा जो होगा वो बराबर होगा y इंटू एप्साइलन के। और सिग्मा होता है F बाई ए, ठीक है। ये बराबर किससे होगा? y डेल्टा L बाई एल के। ठीक है। यहां से f कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। f जो होगा दैट विल बी ए वाई डेल्टा एल बाई कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या था? इनिशियल लेंथ था। ये इसका लेंथ एल है। अब इस एफ को यहाँ पे उठा करके रख सकते हो। एफ को जब यहाँ पे उठा करके पुट करोगे तो ए वाई बाई एल कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डेल्टा एल इंटू डी एल। और अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे डेल्टा एल का एल के रेस्पेक्ट में, तो यहां से वर्क डन बाई फोर्स जो आएगा दैट विल बी ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के टर्म में करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। वैसे ही एल का इंटीग्रेशन, डेल्टा एल का इंटीग्रेशन डीएल के टर्म में करोगे तो वहां से आएगा डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये वर्क डन है तुम्हारा। वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू यू, सो हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यू जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के इक्विवेलेंट डेल्टा एल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको आराम से कंपेयर कर सकते हो स्प्रिंग से, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के केस में क्या हो जाता? के स्प्रिंग के कांस्टेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहां पर भी आया हाफ के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट की जगह अभी लिखेंगे इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। और डेल्टा एल क्या था? डिस्प्लेसमेंट या एलोंगेशन इन द वायर, वेयर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए वाई बाई एल। और इसको बोलते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ वायर।
तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्म में है हाफ के इक्विवेलेंट डेल्टा एल स्क्वायर। अगर सिग्मा और स्ट्रेन दिया हुआ है या यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन दिया हुआ है या फिर यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे दो m, लिखेंगे फ्रॉम m, फ्रॉम इक्वेशन m u इज इक्वल टू हाफ इसको लिख सकते हो a या y को बाहर कर लो a/l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। l से ऊपर मल्टीप्लाई करें हैं और l से नीचे डिवाइड करें। हाफ y था, y को बाहर कर लिए, a था, a को वैसे ही रखे, ऊपर l से मल्टीप्लाई करें, नीचे l से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे एक l पहले से था। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा u वो होगा हाफ y a इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्क्वायर नीचे है तो l बाई एल का स्क्वायर। समझना यहाँ क्या कर रहे हैं, इधर जो एल स्क्वायर था एल स्क्वायर इसको इसके साथ लेके चलेगा। ये जो पूरा टर्म है ना ये वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो u का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ y, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, तो स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर स्ट्रेन दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है तो फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। हाफ वाई यंग्स मॉडुलस, ई स्क्वायर है स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम कैसे निकला ए इंटू एल, ए इंटू एल। ठीक है, और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ, y को एक अलग रखो, इसके साथ ये पुट कर दो, साइलेंट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एक एप्सिलॉन को y के साथ लेके चले गए और y इंटू एप्सिलॉन होता है सिग्मा के बराबर, तो हाफ सॉरी u इक्वल्स टू हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ये भी एक फॉर्मूला हुआ। तो अगर सिग्मा दिया हुआ है या फिर स्ट्रेन दिया हुआ है तो फिर इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और एक लास्ट फॉर्मूला इसका बनता है, और u इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई y इंटू वॉल्यूम। ये भी याद रखेंगे। अगर आप साइलेंट नहीं दिया मतलब स्ट्रेन नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो ये होगा सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा 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 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। तो स्ट्रेस्ड वायर्स का एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास चार फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला के इक्विवेलेंट के टर्म में है, तो के इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हो। के इक्विवेलेंट होता है ए वाई बाई एल, और अगर ए वाई बाई एल निकाल लिया तुमने तो जो भी एलोंगेशन होगा उसमें स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो और उसको हाफ से डिवाइड कर दो, एनर्जी आ जाएगा। या फिर अगर स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है तो इधर से निकालेंगे। बस स्ट्रेस दिया है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो इधर से, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो इधर से। ये सब एक ही फॉर्मूला है, बस मॉडिफाई होकर के तीन चार बन गया, तो यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। लिखना
लिखो इसमें इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी per unit volume, elastic potential energy per unit volume is given as elastic potential energy per unit volume is given as U equals to potential energy by volume. पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाला, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी हाफ सिग्मा ई, या फिर हाफ वाई एप्सिलॉन स्क्वायर, या फिर हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई वाई। सब में वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए हैं, और जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो स्मॉल यू मिलता है। स्मॉल यू मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक, चलो तो सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब देखेंगे जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं। तो लिखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे अब। तो फ्लूइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है प्रेशर। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड्स के लिए, सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? इलास्टिसिटी। वैसे ही फ्लूइड्स का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। क्योंकि अगर फ्लूइड कहीं भी रखा हुआ है, गैस या लिक्विड कहीं भी रखोगे तो क्या करेगा, कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करता है। तो बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा प्रेशर। लिखना, it is defined as it is defined as it is defined as it is defined as force acting force acting force acting per unit area, force acting per unit area, force acting per unit area। ठीक है, लिखना, fluid exerts fluid exerts fluid exerts normal force fluid exerts normal force normal force fluid exerts normal force on the walls of container on the walls of container on the walls of container, then pressure on the wall is given as then pressure on the wall is given as then pressure on the wall is given as this normal force this normal force this normal force divided by this normal force divided by surface area of the wall, this normal force divided by surface area of the wall।
ठीक है, तो जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर फ्लूइड रखा हुआ है, तो फ्लूइड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक छोटा सा एरिया हमने लिया, छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा एरिया लिया डी ए, और हमने देखा क्या कि इस दिए एरिया पे फोर्स एफ लग रहा है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पी लिख सकते हैं, या पी छोड़ो ओ लिख लो, ओ, प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू पी पी एफ बाई डी ए। एफ उस पॉइंट पे फोर्स है, और डी ए उसका एरिया है, पॉइंट है इसलिए डी ए लिख रहे हैं। डी ए में भी बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के लिए क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। और हम हमेशा वही फोर्स लेते हैं जो फोर्स एरिया के नॉर्मल हो, ये एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए प्रेशर क्या होगा, एफ पे डी है। और अगर एरिया बहुत बड़ा हुआ, फोर्स उस पे नॉर्मल है, तो उसको मे बी लार्ज एरिया करके कैपिटल ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि हमेशा जो फोर्स लेते हैं वो नॉर्मल लेंगे एरिया के, एरिया पे हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी भी फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लिखना, डेंसिटी इज डिफाइंड एज, density of density is defined as, density is defined as mass of fluid is defined as mass of fluid, mass of fluid occupying, density is defined as mass of fluid occupying, occupying unit volume. Density is defined as mass of fluid occupying unit volume. डेंसिटी क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर सिंबॉलिक देखोगे तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास होगा दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर यूनिट वॉल्यूम में मास कम है तो उसका डेंसिटी कम होगा। और डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ये है मास ऑक्युपाइड इन यूनिट वॉल्यूम। वैसे इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, अगर यूनिट दिया हो तो यूनिट से डायमेंशन इजीली आ जाता है। लिखना, नोट में लिख लो, लिखना, नोट में लिखो, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, density of a fluid depends on temperature
temperature and pressure. Density of a fluid depends on temperature and pressure. Pressure and temperature. उसी में नीचे लिखना for incompressible fluids. For incompressible fluids. For incompressible fluids. Incompressible fluids. ब्रैकेट में लिख देना liquids. ब्रैकेट में लिखना liquids. Liquids. Density only depends on temperature. Density only depends on temperature. ठीक है, तो अगर फ्लूइड है, जनरली अगर कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होता है? गैसेस और लिक्विड्स. फ्लूइड अगर कोई बोल रहा है तो गैस की भी बात कर रहा है और लिक्विड की भी बात कर रहा है. ठीक है, मतलब कोई भी फ्लूइड का डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो. फ्लूइड होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो अंडर शियर स्ट्रेस. अब स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. तो फ्लूइड ऐसा मैटर है जो क्या करता है? फ्लो करता है. फ्लो कब करेगा? जब उसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे. तो गैसेस और लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं जैसे उस पर शियर फोर्स अप्लाई करोगे. तो गैसेस और लिक्विड. अब गैसेस लिक्विड की डेंसिटी हमने डिफाइन करा. डेंसिटी डिपेंड करेगा प्रेशर पे और टेम्परेचर पे. लेकिन जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आते हैं लिक्विड्स. लिक्विड को कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते हैं. लिक्विड जैसे वाटर हो गया, वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम चेंज करना. वाटर पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम मिनिमली चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है, इसलिए उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो भी डेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. और हमारे पास वाटर का नोट में पॉइंट नंबर 2 करके लिख लेना. डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree Celsius. Density of water at 4 degree Celsius is 1000 kg per meter cube. Density of water at 4 degree Celsius is 1000 kg per meter cube. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 mm 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटता है, टेम्परेचर हेलो हेलो Yes, sir. ठीक है. Yes, sir.
तो वाटर का डेंसिटी हम याद रखेंगे, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 होता है, और यही वैल्यू हम जनरली यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी यही यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पे वैसे डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 998 होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसको 1000 ही यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव और या रिलेटिव डेंसिटी लिखो, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी लिखना, it is the density of a fluid, it is the density of a fluid, it is the density of a fluid with respect to with respect to with respect to density of water. It is density of fluid with respect to density of fluid with respect to density of water. That is RD is equal to density of fluid, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अब अगर किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम भी हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी इफ आर डी इज लेस देन 1, मतलब फ्लूइड इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है 0.8 0.7, या फिर डेंसिटी अगर लिखोगे तो 800 700 750 100 ऐसे होता है। तो फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर है तो वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहा हो ऑयल को, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया, उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो लाइटर है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड इज हेवियर देन वाटर, वाटर से हेवियर है, रिलेटिव डेंसिटी 1 है। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो केरोसिन, और इसमें लिख सकते हो मरकरी। मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा। अब बात करेंगे प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। लिखना पास्कल्स लॉ क्या होता है। लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर 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 अप्लाइड या प्रेशर exerted pressure exerted by a fluid by a fluid
is same pressure exerted by a fluid is same in all possible directions, is same in all possible directions, is same in all possible directions at same level, at same level, at same level if fluid is at rest. Pressure exerted by the fluid is same in all possible directions at same level if fluid is at rest. ठीक है, अब इसके कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें अगर कोई फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड में पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां है बी, दोनों जो पॉइंट है वो सेम लेवल पे है। तो पॉइंट ए पे कहने का मतलब है, अभी इसने क्या बोला कि प्रेशर अप्लाइड या एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब इधर से प्रेशर, इधर से, इधर से, इधर से या इधर से, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जितने भी प्रेशर है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हो, तो उसके चलते जो प्रेशर लगेगा इस पे वो चारों तरफ से सेम लगेगा। ये हमने हाइड्रोस्टैटिक जब स्ट्रेस पढ़ रहे थे वहां पे भी बताए थे। सिमिलरली अगर सेम लेवल पे है दूसरा पॉइंट, तो ये भी जो प्रेशर अप्लाई करेगा फ्लूइड वो सेम होगा। जब तक लेवल चेंज नहीं होगा ऊपर या नीचे, फ्लूइड रेस्ट में है, जब तक लेवल चेंज नहीं होगा ऊपर या नीचे, तब तक प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए भी जो प्रेशर का वैल्यू है पी है, पॉइंट बी के लिए भी जो प्रेशर का वैल्यू है वो पी है। सेम लेवल पे किसी भी डायरेक्शन में जाकर के देखो, प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो सेम होता है। ये बताया पास्कल ने। और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि कैसे बोल सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक इधर होल कर दो तो उससे वाटर इधर आएगा। सेम हाइट पे अगर इधर होल करेंगे तो जो वाटर आएगा, तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 8th-9th क्लास का एक्सपेरिमेंट है जिसको यूज करके हम प्रूफ करते हैं कि सेम लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, और इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ का एक यूज करते हैं हम, जो भी मतलब इसको अप्लाई कैसे करेंगे या हम अपने किसी काम में इसको यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। सर आप बार बार अटक जा रहे हैं, मतलब बोलते बोलते आपका वीडियो अटक जा रहा है। अब वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए शायद हो रहा है ऐसे। अभी ठीक है? हाँ एप्लीकेशन सर ऑफ थोड़ा। पास्कल्स लॉ, लिखना लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड at a particular point, pressure exerted at a particular point, pressure exerted at a particular point in a fluid, pressure exerted at a particular point in a fluid kept in a closed container, kept in a closed container, kept in a closed container is transmitted equally,
is transmitted equally सर क्लोज्ड कंटेनर के बाद is transmitted equally in all possible directions, is transmitted equally in all possible directions, सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। pressure exerted at a point सर बहुत मतलब रुक रुक के आ रहा है सर आपका आवाज सर। अच्छा चलो फिर रहने दो, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है बहुत ज्यादा। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको।